गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा है सब स्वस्थ है और रेगुलर रूप से अपना स्टडीज़ कर रहे हैं, जो कि आप लोग का एग्ज़ाम का है तो बहुत दूर तो नहीं है। आप लोग को पढ़ना बहुत है और कई सारा सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है और सभी में बेटर रिजल्ट करना है, जो है ना, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग को अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपना क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, when the invasion on वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑन ऑफ अमेरिका टुक प्लेस, यानी कि अमेरिका के जो विश्व पेपर संगठन थे WTC, इसमें कब आपका हमला हुआ था, कौन सा डेट पे हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 2001 पे। इसमें और एक आप लोग डेट याद रखेंगे जिसमें इसको क्या कहता है ना, 9/11 अटैक, है ना। बेसिकली अमेरिका में क्या है कि मंथ को डे से पहले के लिखने की आपको परंपरा है, इसीलिए मंथ क्या है सितंबर और दिन क्या है वो 11 आपका, है ना। और इसीलिए इसको 9/11 हमला के रूप में भी देखा जाता है, जो बहुत बड़ा टेररिस्ट हमला था, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट हमला देखा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। टू विच द ऑपरेशन डिजर्ट स्टम्प्स वर रिलेटेड, है ना। ऑपरेशन डिजर्ट स्टम्प्स यानी किससे संबंधित है? ये संबंधित है फास्ट गल्फ वॉर। अब मैं इसको, चलिए हम लोग इसको थोड़ा इनिशियली डिटेल्स में बात कर लेते हैं। एक्चुअली डिजर्ट स्टम्प जो है ना, इसको इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर लिया था। तो इराक ने जब कुवैत पर आक्रमण कर लिया, तब क्या है, अमेरिका ने आपका यूएनओ को परमिशन लेके और साथ में यूएसएसआर वगैरह कई सारा कंट्री मिलके इराक पर आक्रमण किया और आपका कई घंटों में उसको फ्रीडम कर दिया कुवैत को। और जो भी काम किया, बेसिकली वहां पर 90% एंड अबव अमेरिकन आपका मिलिट्री थे और अमेरिका की टेक्नोलॉजी नया नया रूप से वहां पर दिखाया जा रहा था, है ना, कि भाई, और कई सारे टेक्नोलॉजी अमेरिका ने बिल्ड अप किया था और उसको सीधा रूप से टेलीविजन में टेलीकास्ट किया था, दिखा रहा था कि हमने इस तरह से वगैरह वगैरह अपने बमों का अटैक करे थे। तो इसीलिए इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है, ऑपरेशन डिजर्ट स्टम्प भी कहते हैं और इसको फास्ट गल्फ वॉर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इन्वेडेड ऑन इराक इन 2003 बाय पासिंग द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब, है ना, एक बार तो आक्रमण कर लिया, उसमें यूएनओ आपका सम्मति से उसके क्लियरेंस पे किया, लेकिन दूसरी बार अमेरिका को लगा कि इराक में कुछ ऐसा आर्म्स बन रहे जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत बड़ा खतरा है ना, कभी भी जेनोसाइड हो सकता है। तो अमेरिका ने यूएनओ को परमिशन मांगा, लेकिन परमिशन दिया नहीं। जब परमिशन नहीं दिया तो अमेरिका ने अपने से जाके इराक पर आक्रमण किया और 2003 में इराक को तहस नहस कर दिया और वहां से सद्दाम हुसैन को भी पकड़ के ले आया 2003 में। लेकिन जब जांच हुआ, इन्वेस्टिगेट हुआ, तो इराक के अंदर ऐसा कुछ भी आर्म्स नहीं बन रहे थे जो ह्यूमन बीइंग के लिए खतरा थे या जेनोसाइड होने वाले थे। तो बेसिकली अमेरिका की नज़र वहाँ के दूसरे रिसोर्सेज पर था, है ना। तो 2003 में अमेरिका ने वहां पर अटैक किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट टू द वर्ल्ड इज द गिफ्ट ऑफ विच कंट्री। कौन सा देश ने विश्व को इंटरनेट की सुविधा प्रदान किया है? अमेरिका ने किया है। बेसिकली हम लोग अमेरिका के बड़ी सुनेंगे, अमेरिकन डोमिनेंस देख रहे, अमेरिका के वर्चस्व देख रहे, है ना, जो दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। देख, मैंने पहले ही कहा कि हम लोग सभी चैप्टर को पढ़ेंगे जो इंटरकनेक्टेड है। पहले हम लोग कोल्ड वॉर देखा, कोल्ड वॉर के बाद दूसरा चैप्टर एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी, मतलब जो अलग अलग जो पोलर बने हुए थे, जो ध्रुव बने हुए थे, वो समाप्त हो गया। तीसरा अब आ गया, जब समाप्त हो गया, दो ध्रुव पे जब समाप्त हो गया, तब निकल के आता अमेरिकन डोमिनेंस, क्योंकि और तो कोई दादा बचा नहीं, दोनों के दोनों दादागिरी कर रहे थे, अब बचा एक ही, है ना।
और इसको डोमिनेंस तो होने के पीछे कई सारा रीजंस हम लोग देखते हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, जैसे कल्चरल हो गया है ना, इकोनॉमिक हो गया, मिलिट्री हो गया, तो सो मेनी टाइप्स ऑफ हमारा इसमें कंसिक्वेंसेस निकल के आ सकता है डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए, जिसमें सॉफ्ट पावर के अंदर आता है ना कुछ। अभी हम लोग बात किया ना क्वेश्चंस में कि सद्दाम हुसैन कब पकड़ा गया था, तो सद्दाम हुसैन 2003 में ही पकड़ा गया था, जब वहां पर अमेरिका ने अटैक किया था, है ना, 13 सितंबर 2003 में ही पकड़ा गया था। अब एक क्वेश्चन है जो अभी आपका ट्रेंडिंग पे है और ये दुनिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। क्वेश्चन है 1HB वीजा पॉलिसी कौन सा कंट्री से है? तो सबसे पहली बात तो अमेरिका से है। और 1HB वीजा है क्या, चलिए हम लोग देखते। देखिए ये 10 जून का 2026 का ये हाल फिलहाल का एक आपका नहीं, जो बेसिकली जो 1HB वीजा है ना, ये नॉन माइग्रेंट के लिए दिया जाता है, मतलब अमेरिका के स्टूडेंट के लिए, अमेरिका में काम करने वाले के लिए, चाहे साइंटिफिक वर्क कर रहे हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल वर्क कर रहे हो, चाहे सर्विस दे रहे हो, कुछ भी जो कुछ समय के लिए रहेंगे वहां पर आ जाएंगे। बेसिकली 3 साल के लिए दिया जाता है और उसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है लगभग 6 साल के लिए, और आगे भी इसमें बात विचार बनती है। लेकिन उसके लिए जो 1HB वीजा देता है अमेरिका में काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, उसका कुछ कॉस्ट है, जिस कॉस्ट को अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट ने इसको बढ़ाया था, जो अभी वही पेपर में जो दिख रहा है, इसको झटका दिया और वो जो शुल्क बढ़ाना उसको अवैध बताया अमेरिकन कोर्ट ने। आगे बढ़ते हैं। MBA सिलेबस कहाँ से शुरू हुआ था, किसने दुनिया को गिफ्ट किया? तो ये भी अमेरिका ने किया था। आगे बढ़ते हैं। इन विच कंट्री तालिबान हैड एस्टैब्लिश्ड एज हिज रेजिम्स इन 1996? पहले आप लोग बताइए कितना सारे स्टूडेंट अभी भी है जिसको लग रहा तालिबान एक कंट्री है या तालिबान एक देश है? हम इसको क्लियर कर रहे हैं कि तालिबान कोई कंट्री नहीं है, तालिबान इज ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस अंडर ऑन स्टूडेंट, है ना, वो स्टूडेंट के अंदर ही है, एंड सो मेनी स्टूडेंट्स मिलके उसको बनाए। बेसिकली वो स्टूडेंट जो आपका मदरसों में पढ़ाई कर रहे थे और तालिबान नाम से संस्था बनाए थे, और बेसिकली इसको जो पलने बढ़ाने वाले लोग थे, इसको जो फंडिंग करने वाले थे, आपका पाकिस्तान और आपका कहां से थे, सऊदी अरब से थे, है ना। बेसिकली इसका जो बिहेवियर है, इसका तो रूडली बिहेवियर है, जो अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी अफगानिस्तान में ये काम, ये अपना शासन, अपना रिजिम्स को एस्टैब्लिश किया है ना। तो 1996 में पहला तालिबान एस्टैब्लिश करने वाला आपका अफगानिस्तानी थे, और अभी भी आज के डेट में भी तालिबान वहां पर, लेकिन उस टाइम पे जब 1996 का उसका मोटो था और अभी का मोटो है थोड़ा अलग है। उस टाइम तो भाई वफादारी कर रहे थे अपना पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी पैसा नहीं है ना। अभी थोड़ा इसको चेंज हो गया, क्योंकि जब वहाँ पर आपका 2011 में जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था, तब अमेरिका ने भी ना चाहते हुए इसका ओपोजिशन पे सपोर्ट किया अमेरिका को, और टेररिज्म के रूप में वहाँ पर भी जाके अमेरिका ने बमबारी किया था। तब तालिबान को लगे कि 1996 उसके बाद, है ना, एस्टैब्लिश करने वाला भी अमेरिका था, उसको उखाड़ के फेंकने वाला भी वो लोग थे। खैर हम लोग इस बारे में क्लास में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा हैड इन्वेडेड इन अमेरिका एम्बेसी इन नैरोबी? मतलब नैरोबी में अमेरिका दूतावास पर हमला करने वाला कौन सा आतंकी संगठन जो था, कौन सा वर्ष में क्या कहते हैं, है ना, कौन से ईयर में क्या किया था? तो 1998 में किया था। मैंने इसको थोड़ा डिटेल्स में लिखा है ताकि आप लोग के दिमाग की जो बत्ती है वो थोड़ा खुल जाए, दिमाग की बत्ती जल जाए। तो ये जो इवेंट है यूएस एम्बेसी बॉम्बिंग इवेंट जो है 7 अगस्त 1998 का है। प्लेस है नैरोबी का, जो केनिया में है, और दार एस सलाम तंजानिया में। इसका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा के द्वारा अटैक किया गया था। इसका मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन। आप लोग के मन में नहीं आ रहा है कि ओसामा बिन लादेन कौन है भाई? चलो देख लो इसको भी, ये है ओसामा बिन लादेन, है ना, जो 1998 पे हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच कंट्री हैज नॉट साइन इन द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी? यानी कि हम लोग हिंदी में बात करें तो परमाणु ऑपरेशन संधि पर कौन सा देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो जो भी ऑप्शन है इसमें से भाई इंडिया ने नहीं किया था। इसके पीछे का रीजन है, चलो हम लोग अच्छा से देख लेते हैं।
इसको ये जो मैंने तीनों के तीनों आप लोग का ट्रीटी लिख के रखा है आप लोग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। अब इसको अच्छा से समझो। एलटीबीटी का मतलब होता है कि लिमिटेड टेस्ट बेन ट्रीटी, ये 1963 पे आया, इसको इंडिया में साइन कर दिया। सो कहने का मतलब था कि ये सभी के लिए था, कि सभी के सभी देश कुछ प्लेसेस को छोड़ के, जैसे ठीक है यहाँ पर देखिए क्या उसमें प्रोहिबिटेड था, तो न्यूक्लियर टेस्ट में एटमॉस्फेरिक मतलब खुली आसमान पे और आउटर स्पेस में, है ना, एंड अंडर वाटर पे, खुली आसमान या पानी के नीचे आप लोग मतलब जो भी कंट्री थे उसमें क्या नहीं कर सकता था भाई, बॉम्ब टेस्टिंग नहीं कर सकता था। लेकिन वो अगर चाहे तो अपना लैब पे या फिर जमीन के नीचे कर सकता था, इसके लिए खुला छूट था, सभी के लिए था, है ना। तो इसके लिए अभी देखो अभी भी ये आपका लागू है, तो इसीलिए इंडिया में कर दिया। उसके बाद दूसरा आता है एनपीटी, 1968 पे आता है और 1970 पे ये लागू होता है। ये क्या था, ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इंडिया का मानना था ये एक डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटी है, जिसमें कहा था बेसिकली कि हम क्या करेंगे भाई, न्यूक्लियर वेपन्स को रोकेंगे। लेकिन किसको रोक लगाएंगे, जो देश के पास एक समय सीमा तय किया था, ठीक है, कि उस समय से पहले, यानी कि उस समय जो भी देश जो डेट इन्होंने तय किया था, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और इंग्लैंड, ये पांचों ने बना कर रखा था। और इन लोगों ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, इसको आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम करेंगे, म्यूचुअल आपका एक दूसरे पे मतलब इस फॉर्मूला पे काम करेंगे। लेकिन हम लोग क्या नहीं करेंगे, अदर कंट्री को नहीं देंगे या उसको मानेंगे भी नहीं कि जो बाद में टेस्टिंग किया है इस डेट से, और हम लोग देंगे नहीं, हम लोग अपने में रखे। तो इंडिया ने कहा भाई देखो ऐसा है ना, ये जो आपने ट्रीटी लेके आया है ये गलत है, क्योंकि आपने क्या कर रहे हो, आप जो 5 कंट्री है आप दुनिया के ऊपर राज करने वाले हो, अपना डर दिखाने वाले हो। तो ऐसा है आप एक तो खत्म कर दो, और नहीं तो हम तो करेंगे भाई, तुमको जो करना है कर लो। इसके बाद फिर अमेरिका, जब इंडिया ने नहीं किया तो कई सारा आपका बैन भी लगाया गया। जब देखा बेटा इंडिया तो करने वाला नहीं है, उसके बाद फिर और एक ट्रीटी लेके आ जाता है, इसको बोलते हैं एलटीबीटी, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी। इसमें कहता है 1996 में, अब देखो मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन, है ना, बेन ऑल न्यूक्लियर मतलब चाहे आउटर स्पेस हो, एटमोस्फेयर पे आउटर स्पेस हो या अंडर वाटर हो या लैब में हो, कोई भी क्या नहीं करेंगे, अब उसको भाई टेस्टिंग नहीं करेंगे, है ना। प्रोहिबिटेड था मतलब सभी प्लेस के लिए उसको माना कर दिया गया, है ना। दूसरा है कि कंप्लीट बैन न्यूक्लियर टेस्टिंग, कोई भी नहीं करेगा, कंप्लीटली बैन कर दिया। लेकिन आप बात है कि भाई इसमें भी हमारे इंडिया क्यों नहीं किया, इंडिया कह रहा है कि ठीक है भाई तुम लोग तो ऑलरेडी टेस्ट कर ही लियो, तुम लोग को तो जितना बनाना बना ही लियो, बहुत सारा बम तो ऑलरेडी न्यूक्लियर बम बना के ही रखे हो। अब तुम्हारा काम है कि जिसने नहीं बनाया आप उसको रोक दो, आप ऐसा एक समझौता लेके आओ, उसको रोक दो। आप एक बताओ कि हम क्यों नहीं करें, हमारे हमारे आस पड़ोस में भी विरोधी है, सबसे बड़ा विरोधी मेरा चाइना है, सबसे बड़ा विरोधी मेरा पाकिस्तान है, और हम साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश है, तो हम क्यों नहीं करें। एक तो आप सभी के सब जो भी ने बम बना कर रखा है उसको डिमोलिश कर दो। तो इन लोगों ने माना नहीं, कहा बोले ना हम तो डिमोलिश ना करेंगे, क्योंकि बेटा तू तो हमारे पावर में है नहीं, तू तो छोटा, तू पावर के मामले में हमसे बहुत नीचे है, इसलिए हम तो ना करेंगे। तो इंडिया ने बोला बेटा जो करना है कर ले, हम तो साइन नहीं करेंगे। इसीलिए आज तक इसमें भी साइन नहीं किया इंडिया, इसको भी माना कि ये भी डिस्क्रिमिनेशन है, कि आप लोग बना लिए, आप लोग रख रहे हो, दूसरे को बोल रहे हो बनाने देंगे, कौन सी बात है भाई, हम तो बनाएंगे, तेरा जो मर्जी तू कर ले। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हिच स्टेट हैड ऑक्युपाइड कुवैत, कुवैत पर किस राज्य ने आक्रमण किया था। हम लोग अभी बात किया है ना कि इराक ने किया था, है ना। इसके बाद फिर इराक पर आक्रमण होता है, उसके बाद फिर 2003 में भी अमेरिका उसका रिसोर्सेस का एक लालच लेके आक्रमण करता है।
आगे क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड स्पेंड्स ए ह्यूज पार्ट्स ऑफ इट्स बजट इन मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा मिलिट्री डिफेंस में खर्चा करता है, अपना बजट का सबसे बड़ा हिस्सा देता है। लगभग वो सभी देश जो अगर अभी हम लोग कहे ना कि ये सुपर पावर है, सबको मिला कर भी उससे ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन का आंसर तो है अमेरिका। अभी हम लोग चलो डिटेल्स में देखते हैं। अभी देख लो आप लोग, अप्रोक्सीमेटली जो मैप है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये यूएस डॉलर के बेसिस पे आप देखो, 954 बिलियन डॉलर अमेरिका अकेला खर्चा करता है। उसके बाद आता है चाइना, 336 डॉलर खर्चा करता है, मतलब उसका 17.6%। उसके बाद आता है रसिया, उसके बाद जर्मनी, इंडिया तो बहुत नीचे है भाई, यूनाइटेड किंगडम, फिर लास्ट में जापान, इधर है ना, जो हम लोग सुपर पावर के तौर पे देश को देखते हैं। तो देखिए ना, लेकिन बात यही नहीं है कि वो 1954 बिलियन डॉलर उस बजट में खर्चा करता है, इससे लाख डॉलर कमा भी लेता है। अब आपका क्वेश्चन है सर कैसे, तो आर्म्स को बेच के, सेल करके, है ना। तो इसी के साथ हम लोग आज के चैप्टर को खत्म करते हैं। आगे मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपना हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपना पढ़ाई जारी रखिए, ताकि आप लोग का हेल्थ अच्छा रहेगा तभी आप लोग अच्छा रिजल्ट कर सकते हो।